देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कानपुर में एक कैश बंगले का पर्दाफाश हुआ है। गुरुवार को इनकम टैक्स अधिकारियों ने एक घर पर छापा मारा, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर मारे गए इस छापे में इनकम टैक्स को इतना बड़ा खजाना हाथ लगा कि उनके भी होश उड़ गए। कानपुर के कैश बंगले से 160 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई। नोटों के इतने बंडल मिले कि गिनने के लिए बैंक के कर्मचारियों को बुलाना पड़ा। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन नोटों की गिनती के लिए 13 मशीनों का इस्तेमाल किया गया। घर से बरामद पैसों को गिनने में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। आखिर कानपुर के कैश बंगले में किसने छिपा रखा था इतना पैसा? कौन है इस काले धन का मालिक? जानने के लिए देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कानपुर का कैश बंगला, देश में सनसनी। इत्र का कारोबार, करोड़ों की ब्लैक मनी। आप देख सकते हैं कि पीएससी को यहां डिप्लॉय कर दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से ये कॉन्फिडेंशियल रेट थी। ऑपरेशन बिग बाजार की इनसाइड स्टोरी। कानपुर के इस बंगले के बाहर गुरुवार को अचानक हलचल तेज हो गई। गाड़ियों का काफिला इस आलीशान घर की दहलीज पर आकर रुकने लगा। पुलिस के जवान धीरे धीरे इस बंगले को अपने सुरक्षा घेरे में लेने लगे। आसपास के लोगों को एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जैसे ही पुलिस और इनकम टैक्स के अधिकारी इस बंगले के अंदर घुसे, उनके भी होश फाख्ता हो गए। इनकम टैक्स अधिकारियों ने घर में रखी 2 अलमारियां खोली, तो उसमें से निकले नोटों के बंडल, 5-500 के नोटों के बंडल। इतने नोट कि गिनने में घंटों बीत जाएं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कानपुर के कैश बंगले में रखी 2 अलमारियों में नोटों के कितने पैकेट रखे हुए थे। यह है पहली अलमारी, जिसमें 5 खाने और एक लॉकर है। इस अलमारी में नोटों से भरे 32 पैकेट रखे हुए थे। यह है दूसरी अलमारी, जिसमें 4 खाने हैं। इस अलमारी में नोटों के छोटे बड़े करीब 50 पैकेट रखे हुए थे। इनकम टैक्स अधिकारियों को पता लग चुका था कि अलमारियों में रखे इन नोटों के पैकेट जब खुलेंगे तो पैसों की गिनती करने में उनके भी पसीने छूट जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पैकेट खुले तो इस कैश बंगले का एक कमरा नोटों से भर गया। जमीन पर कुबेर का खजाना बिखरा पड़ा था। टेबल पर नोटों की गड्डियां बिखरी पड़ी थी। और जब इस खजाने का आकलन शुरू हुआ तो इनकम टैक्स अधिकारियों को नोट गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। दिन से रात हो गई और रात से सुबह। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम भी हैरान परेशान थी, लेकिन नोटों की गिनती का काम नहीं रुका। और जब रुका तो पता चला कि कानपुर के इस कैश बंगले में 165 करोड़ रुपए छिपा कर रखे गए थे। डीजीआई की टीम पिछले 36 घंटे से लगातार यहां छापेमारी कर रही है। इनकम टैक्स की टीम भी उसके साथ क्लब करे। आप देख सकते हैं कि पीएससी को यहां डिप्लॉय कर दिया गया, क्योंकि जिस प्रकार से ये कॉन्फिडेंशियल रेट थी, इसमें यहां के इनकम टैक्स ऑफिसर्स को भी नहीं रखा गया था साथ। और इसको ऑपरेशन बिग बाजार दिया गया था, क्योंकि कानपुर शहर में आने के बाद टीम को जब लिफाफा दिया गया उसमें बिग बाजार का मेंशन हुआ था, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। उसके बाद से आप देखें किस तरह पुलिस और पीएससी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। अंदर के बात की जाए तो अंदर भी पीएससी के जवान हैं और उसके अलावा टीम लगातार काम कर रही है। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 160 करोड़ रुपए का बात सामने आई, क्योंकि इत्र व्यापारी का कहीं ना कहीं कनेक्शन अब गुटखा व्यापारी शिखर से निकला, जिसके बाद से उनके यहाँ भी ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। और अगर देखा जाए राइट हैंड साइड पे भी पुलिस के जवान कैसे मुस्तैद हैं, और इसके अलावा यहाँ पूरी टीम का डिप्लॉयमेंट किया गया है। कानपुर के आनंदपुरी इलाके का ये घर टकसाल की तरह था।
इस घर में 165 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम छिपा कर रखी गई थी। इस घर में 500 रुपए के नोटों की गड्डियों के बंडल बनाकर कैश को रखा गया था। इन बंडलों को ऐसे पैक करके रखा गया था कि इन्हें आराम से कहीं भी कुरियर किया जा सके। तो आपको बता दें, आयकर विभाग की टीम नोट गिनने के लिए 4 मशीनें लेकर पहुंची थी। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कल्याणपुर ब्रांच से नोट गिनने के लिए 2 मशीनें और लाई गई। गुरुवार शाम 6 बजे से नोटों की गिनती शुरू हुई और ये 26 घंटे तक चली। नोटों की गिनती के लिए कुल 13 मशीनों का इस्तेमाल किया गया। यही नहीं, नोट रखने के लिए बड़े बड़े बक्से मंगवाए गए और इन बक्सों को बैंक तक लेकर जाने के लिए इनकम टैक्स की टीम एक ट्रक लेकर भी आई। ये ट्रक क्यों बना गया आपके लिए? अरे वो बैंक में जाना है ना, माल लोड वाली। क्या? SBI कैश। क्या जाना, रुपया? हाँ। जाहिर है, अब आपके जहन में भी ये सवाल कौन रहे होंगे कि कानपुर के कैश बंगले का मालिक कौन है? कौन है जिसने इतना कैश घर में छिपा कर रखा था? क्या ये ब्लैक मनी यानी काला धन है? इन तमाम सवालों के जवाब देगा ये शख्स। इनकम टैक्स के छापे के बाद पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मशहूर इत्र कारोबारी पीयूष जैन का बेटा है। DGGI यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस के सूत्रों के मुताबिक कानपुर के जिस घर से 165 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है, वो घर मशहूर इत्र कारोबारी पीयूष जैन का है। पीयूष जैन एक गुटखा कंपनी के लिए परफ्यूम सप्लाई का काम भी करते हैं। पीयूष जैन के जिस घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ है, वो अक्सर बंद ही रहता था। पीयूष जैन अपने इस बंगले पर बहुत कम आया जाया करते थे। घर की चाबी पीयूष जैन के रिश्तेदार के पास थी, तो पीयूष जैन के इस घर पर हुई छापेमारी में कैश के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिले। ईमानदारों से बैर नहीं, चोरों की खैर नहीं। चोरी करने वाला देश के संसाधनों को लूटता है, कोई भी हो। और हमारा लगातार प्रयास है कि देश में लोग जो काम करते हैं उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ कंप्लायंस हो, हमने सब करके दिया ताकि उस दिशा में लगातार लाभ भी मिले। 1 नेशन 1 टैक्स उस दिशा में भी बढ़े। लेकिन अगर कुछ लोग आज भी कर चोरी करते हैं तो देश का और गरीब का हक छीनते हैं, इसलिए उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की है तो उचित है। दरअसल इस पूरे मामले में पहले एक पान मसाला कंपनी के मालिक के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। इस छापेमारी से कड़ियां जुड़ती चली गईं और इत्र कारोबारी पीयूष जैन का नाम सामने आया, जिसके बाद पीयूष जैन के कानपुर वाले बंगले पर इनकम टैक्स ने छापा मारा। 165 करोड़ रुपए की नकदी के साथ उनकी कंपनी के ट्रकों से 200 से अधिक फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल भी मिले। और तो और GST चोरी का खेल भी सामने आया। इत्र व्यापारी के यहाँ सेंट्रल GST की टीम के छापेमारी के 26 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका। अब ये छापेमारी समाप्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये व्हीकल यहाँ खड़ा है जो इस पैसे को लेने के लिए आया हुआ है। बताया जा रहा है 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जो इनके, जिसका ये हिसाब नहीं है। आप देख सकते हैं UP 16E 6476 यानी ये गाड़ी नोएडा की, और नोएडा की इस गाड़ी में जिसमें ये सारा पैसा जाने वाला है, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता यानी किसी प्रकार का कोई सामने न बच सके, जिसका विशेष ध्यान रखा गया है। पीयूष जैन के घर, फैक्ट्री, ऑफिस, कोल्ड स्टोरेज और पेट्रोल पंप पर छापा मारा गया है। कानपुर, कन्नौज, गुजरात, मुंबई स्थित उनके प्रतिष्ठानों पर एक साथ दबिश दी गई है। इनकम टैक्स की चोरी के साथ मुखौटा कंपनियों के जरिए 100 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन के आरोप भी लग रहे हैं। सूत्रों की माने तो इनकम टैक्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस को पीयूष जैन के खिलाफ पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। समाजवादी इत्र बनाने वाले पीयूष जैन बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। और अब बात लुधियाना की जिला अदालत में हुए धमाके की। गुरुवार को लुधियाना के जिला अदालत में हुए धमाके की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बम धमाके में मारे गए शख्स ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। तो न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये शख्स गैंगस्टर था जिसने बब्बर खालसा के इशारे पर लुधियाना को दहलाने की साजिश रची। लिहाजा NIA और दूसरी जांच एजेंसियों की जांच अब बब्बर खालसा और उसके पाकिस्तान कनेक्शन की ओर घूम रही है।
लुधियाना की जिला अदालत में हुए धमाके की जांच जारी है। इस धमाके के पीछे कौन है, ये पता लगाने के लिए खुफिया एजेंसियां हर एंगल से तफ्तीश कर रही हैं। पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां इस धमाके की तह तक जाने के लिए मौका वारदात से हर सबूत जमा करने में जुटी है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी लुधियाना पहुंचे और इस धमाके में घायल लोगों से मिलने के बाद उस जगह पहुंचे जहां से पंजाब को दहलाने की साजिश रची गई थी। मामला बेहद गंभीर है, लिहाजा पंजाब के साथ केंद्र सरकार भी इस पर पैनी नजर रखे हुए। तो आपको बता दें कि एनएसजी की टीम ने ब्लास्ट वाली जगह पर मिले शव को हटा दिया। गौर करने वाली बात यह है कि शव पर पहचान के नाम पर सिर्फ एक टैटू मिला है। ये शव एक पुरुष का है जिसकी उम्र 30 से 35 साल के बीच बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में एनएसजी और पंजाब पुलिस को यही लग रहा है कि मारे गए शख्स ने ही इस बम धमाके को अंजाम दिया था। यही वो शख्स था जो बम लेकर कोर्ट परिसर में दाखिल हुआ और उसे टॉयलेट में जाकर एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था कि ब्लास्ट हो गया। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में बात आई, मुझे ऐसे ही लगा, और बाकी भी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उससे सीन ऑफ क्राइम जो एग्जामिन किया कि जो बंदा कोई क्रिमिनल था या ऐसा था, उसी के ऊपर ही इसका इम्पैक्ट आया। वो हैंडलर ही खुद वहाँ वो उसकी डेथ हुई, ये हमारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बता रही थी। उसी की फर्दरेंस में हमने जब उसका अब इन्वेस्टिगेशन आगे लेके गए हैं, सीन ऑफ क्राइम को अच्छी तरह से देखा जा रहा है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी आए हुए हैं, बॉम्ब एक्सपर्ट्स भी आए हुए हैं, वो सारे वहाँ से हम मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं। पंजाब पुलिस की माने तो धमाके में मारा गया शख्स एक अपराधी था, लेकिन सवाल ये कि अगर यही अपराधी अदालत में धमाके का गुनहगार है तो उसने ये गुनाहे अजीम क्यों किया? क्या उस पर किसी का दबाव था? क्या कोई और था जिसके इशारे पर मारे गए शख्स ने लुधियाना की जिला अदालत में धमाका किया? कह सकते हैं कि एक पहचान के लिए एक अहम सुराग जो है वो हाथ लगा है। बॉडी पर एक टैटू का निशान मिला है। उस मरने वाले शख्स की बाजू पर यह एक कलरफुल टैटू ग्रीन और रेड कलर का खंडे का निशान, एक धार्मिक चिन्ह है ये, और यह उसकी बॉडी पर दिखा है, उसकी बाजू पर दिखा है। तो इससे पता लगाने की कह सकते हैं कि कोशिश की जाएगी। धमाके में मारे गए व्यक्ति के बाजू पर टैटू मिला है तो बताया जा रहा है कि ये टैटू धार्मिक निशान है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये धमाका खालिस्तान की साजिश है? न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक लुधियाना कोर्ट में हुए धमाके के पीछे बब्बर खालसा का हाथ है। इस धमाके को बब्बर खालसा के चीफ वाधवा सिंह बब्बर ने अंजाम दिया है। उसने इस काम में स्थानीय गैंगस्टर हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा सिंह की मदद ली, तो अपने स्थानीय गुर्गे के जरिए वाधवा सिंह ने इस बड़ी साजिश को अंजाम दिया। वैसे रक्षा जानकार भी मान रहे हैं कि लुधियाना में हुए धमाके के पीछे बब्बर खालसा या फिर खालिस्तान का हाथ हो सकता है। गौर से सुनिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल क्या कह रहे हैं। पंजाब में 3-4 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे जिनके जड़ें आज भी हैं। खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, भिंडरवाला टाइगर फोर्स, बब्बर खालसा, ये तमाम संगठन हैं जो जीवित हैं और इसको पाकिस्तान के मदद से इनको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाता है और उसी को रिवाइव करने का ये प्रयास है। इसलिए इसको बहुत ध्यान देने में ज़रूरत पड़ेगा। अभी जो आतंकवादी हैं इसके पीछे हैं, उनको क्रश करना पड़ेगा। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों की माने तो लुधियाना जिला अदालत में हुए धमाके में आईईडी के इस्तेमाल का शक जताया जा रहा है। यही नहीं, ये बात भी सामने आ रही है कि ऐसी घटना के मद्देनजर 3 बार खुफिया विभाग ने पंजाब पुलिस को अलर्ट किया। 9 जुलाई, 7 दिसंबर और 23 दिसंबर यानी धमाके के दिन भी अलर्ट जारी किया गया था। आईएसआई और खालिस्तानी संगठनों के आतंकी हमले की आशंका को लेकर पंजाब पुलिस को सावधान किया गया था। संवेदनशील इमारतों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाने की साजिश की जानकारी दी गई थी, लेकिन पंजाब पुलिस की नाक के नीचे लुधियाना में धमाका हो गया। लुधियाना कोर्ट परिसर के अंदर हुए बम धमाके को लेकर एनआईए की टीम और फोरेंसिक टीम जो है लगातार जो है जांच करने के लिए पहुंची हुई है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पुलिस, पंजाब पुलिस भी है, वो इस घटना की जो है जांच कर रही है।
अब भले ही लुधियाना जिला अदालत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि पंजाब में 5 आतंकी सिखों के वेश में घुस सकते हैं। इन आतंकियों ने बाकायदा 2 हफ्तों की कमांडो ट्रेनिंग ली। करतारपुर कॉरिडोर के जरिए इन आतंकियों को भारत में दाखिल करवाने की तैयारी। मतलब ये कि पंजाब पुलिस को और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। सावधानी हटी, समझो दुर्घटना घटी।